गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमारा साइंस का या फिजिक्स में टॉपिक है घर्षण। घर्षण क्या होता है? देखिए, घर्षण को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि घर्षण कहाँ उत्पन्न होता है और ये किस प्रकार का क्या होता है, फोर्स होती है। ठीक है, इसको फ्रिक्शंस भी कहते हैं। जब कोई, देखिए, सरफेस पर कोई वस्तु, ठीक है, दिख रहा है कोई सरफेस है जिस पर कोई वस्तु क्या कर रही है, चलने का प्रयास करती है। ठीक है, जब किसी सरफेस पर कोई वस्तु क्या करती है, चलने का प्रयास करती है, तो उसमें क्या होता है, उस वस्तु के सरफेस, उस वस्तु तथा सरफेस के बीच में या सतह के बीच में क्या होता है, कुछ क्या बोलते हैं, घर्षण, मतलब चलने का प्रयास या चेष्टा करती है। तो ये वस्तु इस सरफेस पर क्या होगी, घिसेगी, चलेगी नहीं, घिसेगी। क्यों घिसेगी? क्योंकि सरफेस क्या एक समतल है या किसी भी प्रकार का सरफेस है, और वस्तु भी क्या एक वो नहीं है कि मतलब एक रोल उसमें नहीं, एक वस्तु घिसेगी। तो इस पे क्या लगाएंगे, जहाँ हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे आगे की तरफ, तो सतह और तथा वस्तु के बीच में भी एक फोर्स लगेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, घर्षण या फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं या फ्रिक्शन कहते हैं। और यह वस्तु पर लगने वाली बल की दिशा के हमेशा किस दिशा में होगा, विपरीत दिशा में। मतलब कि हम किसी चीज को आगे की तरफ खींचेंगे तो उसमें घर्षण किस साइड लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ रोकने का प्रयास करेगा और घसीटेगा, घसीगा। ठीक है, या रोकने की क्या करेगा, चेष्टा करेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, लगने वाले बल की दिशा के विपरीत होगा। ठीक है, या मोशन की दिशा के विपरीत होगा। अब देखो, जहां से बल लगेगा उसी साइड मोशन होगा। ठीक है, आगे की साइड खींचोगे तभी आगे की साइड बढ़ेगी, बस ऐसा तो नहीं पीछे की साइड से बल लगा रहा है, पीछे आगे की साइड से वस्तु बढ़ रही है, ऐसा नहीं होगा। जिस तरफ क्या होगा, ये बल लगेगा उसी तरफ वस्तु चलेगी, और उस तरफ चलेगी या चलने का प्रयास करेगी या चेष्टा करेगी। ठीक है, तो उसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन यही होता है कि किसी वस्तु तथा किसी वस्तु के किसी समतल तल या तल पर जब चलने का प्रयास करती है, तो उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जो दोनों सतहों के बीच लगता है। इस बल को हम कहते हैं घर्षण या फ्रिक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं या फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और फ्रिक्शन किस में होता है, जैसे कि आप चलते हो, चलने में भी फ्रिक्शन लगता है। जब हम क्या करते हैं, समतल तल या किसी भी तल पर चलते हैं, तो एक यही फ्रिक्शन का काम करता है, पैर घसीट के चलते हैं तो ही फ्रिक्शन है ना। जब हम किसी को धकेलते हैं तो फ्रिक्शन है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ में फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो चीज़ आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। जैसे कि स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है ना, उसमें फ्रिक्शन, तो वो क्या नहीं पड़ती, यहाँ पे घिसती नहीं है चीज़, और चलती नहीं जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा है। लेकिन वहाँ पे घिसने के लिए वही नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है। जब वायुमंडल है तभी घर्षण होगा। जैसे कि गाड़ी चलती है या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कार चलती है, तो उसमें भी फ्रिक्शन लगता है। पहिए और क्या बोलते हैं, रोड के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, तभी ब्रेक लगते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रेक लगा लो तो बढ़ती रहेगी वस्तु, चल रुकेगी नहीं, मतलब रुकेगी, बहुत समय लगेगा उसमें। अगर फ्रिक्शन, अगर दो वस्तुओं के बीच फ्रिक्शन रहेगा तो उसमें ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। इसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि बर्फ बर्फ पर फ्रिक्शन नहीं होता, बर्फ पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है। अगर आप ऐसे चलोगे गिर जाओगे, क्यों, फ्रिक्शन ही नहीं है। जब फ्रिक्शन नहीं है तो फिसलते फिसलते जाओगे। ठीक है, और जब फ्रिक्शन आ जाएगा, जैसे रेत डाल दो किसी बर्फ के, बर्फ आप कहीं जमी है और उसको रेत डाल दी जाए, तो फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, तब आप उस पर चल सकते हो। ठीक है, और उस पर बर्फ है बिल्कुल प्योर, उसको बढ़िया आराम से, कुछ नहीं डला ऊपर, तो आप चलोगे तो फिसलोगे। ठीक है, और जैसे कि रोड पर बर्फ को अगर रखेंगे तो फिसलती जाएगी, क्यों, रोड में तो फ्रिक्शन है बट बर्फ पे फ्रिक्शन नहीं है। बस कुछ समय बाद जब वो फिसलती फिसलती उसमें कुछ रोड से क्या, उसमें भी फ्रिक्शन के कुछ ढांचे या बन जाएंगे, उसमें रेत वगैरह चिपक जाएगी, तो उसमें भी फ्रिक्शन आ जाएगा बर्फ में, कुछ समय के लिए, बट इतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और क्या होता है, और इसमें एक अच्छी बात कही कि जब किसी मशीन में फ्रिक्शंस क्या हो जाता है, ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा लगती है। जैसे कि रेलगाड़ी, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या होता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रेक नहीं लेंगे, फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगी, फिसलती जाएगी। इसलिए इक्वल रहता है, मतलब थोड़ा बहुत चल जाता है। ज़्यादा फ्रिक्शन होना भी जरूरी है और कम फ्रिक्शन होना भी बेकार है, और ज़्यादा होना भी जरूरी है, मतलब एक उसमें जितना हो सके।
अब रेलगाड़ी के पहिए होते हैं, अगर पहिए में चौकोर कर दिया जाए तो वो खिसती भी जाए तो बेकार है चीज़, है ना। इसलिए गोल होते हैं और फ्रिक्शन उतना होता है कि उसमें जब मशीनरी काम करे तो वो टूटे नहीं। अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, कम फ्रिक्शन होगा तो कम ऊर्जा लगेगी, ठीक है। बट ब्रेक नहीं लगेंगे, ठीक है। देखो ऐसी बात है समझने के लिए, अगर ब्रेक लगाना है तो फ्रिक्शन चाहिए, और मशीन अगर चलानी है तो फ्रिक्शन कम चाहिए। तो उसके लिए इस तरह से उसको डिजाइन किया है तो उसमें फ्रिक्शन भी हो, ठीक है, ब्रेक भी लगे और मशीन आगे भी बढ़े और कम ऊर्जा में व्यय हो। तभी क्या बोलते हैं गाड़ियों के टायरों पर क्या किया जाता है, रबड़ के टायर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि रबड़ में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। वो जब जैसे ही उसमें मशीनरी में ब्रेक लगता है तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। जब मशीनरी चलती है तो एक हवा एयर गैप होता है, तो एयर गैप से क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन कम रहता है, ब्रेक लगाने फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तभी उसमें किसका यूज किया जाता है, रबड़ का। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक ये क्या होता है, जब किसी वस्तु में लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला सीमांत घर्षण बल F, ये सीमांत घर्षण बल कहते हैं, और उसके तथा उसके अभिलंब, मतलब इसके अभिलंब हुआ ना, ये देखो अभिलंब हुआ ना, ये जब उसके द्वारा अभिलंब में होने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये अभिलंब प्रतिक्रिया R उस तरफ जा रही तो अभिलंब के इस तरफ, ये अभिलंब है ना 90 डिग्री बना, तो 90 डिग्री की इस तरफ क्या लग रहा है, प्रतिक्रिया क्या लग रहा है, बल लग रहा है, ठीक है। या प्रतिक्रिया सीमांत बल कह लो या प्रतिक्रिया अभिलंब प्रतिक्रिया कह लो इसको आर को, उसको कह लो सीमांत बल, सीमांत घर्षण बल। इसको बोला गया आर को क्या बोला, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया हो रही वस्तु में, फोर्स आगे लग रहा, प्रतिक्रिया पीछे की तरफ हो रही, तो जो प्रतिक्रिया पीछे की तरफ हो रही तो इसके फोर्स के और एफ के और आर के अनुपात को क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या होता है, ये होता है घर्षण गुणांक, ठीक है। घर्षण गुणांक क्या होता है, म्यू होता है एफ अपॉन आर, इस टाइप से। एफ क्या हुआ यहाँ पे, एफ हुआ सीमांत घर्षण, आर क्या हुआ अभिलंब प्रतिक्रिया। क्या हुआ सीमांत घर्षण, आर हुआ अभिलंब प्रतिक्रिया, और घर्षण गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए ये चीज तो हुआ किसमें, फ्रिक्शंस, ओके। इसमें एक और टाइप आता है फ्रिक्शन का। अब देखिए जैसे समतल तल है, ठीक है भैया, समतल तल में हमने इस चीज को बनाया, और ये चीज क्या होगी, हमने साबित कर दी किस तरह से। इसका ये फॉर्मूला होगा म्यू बराबर एफ अपॉन आर, क्या होगा, म्यू बराबर एफ अपॉन आर। अब मान लीजिए कोई तल क्या है, इस तरह से है, और इस तल पर ये वस्तु रखी है और यहाँ पे इसको खींचा जा रहा है, ठीक है। खींचा जा रहा है वस्तु से पहले से, जो भी है, तो इसमें भी तो बल लग रहा होगा। अब देखिए इसका जो सेंटर है वो ऐसे होगा, एफ लग रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार का बल लगेगा, तो इसमें देखिए किस प्रकार का लगेगा, इसको बोलते हैं घर्षण कोण। क्या बोलते हैं, घर्षण कोण के नाम से इसको क्या करते हैं, जानते हैं। अब ये घर्षण कोण क्या होता है, फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जब सीमांत घर्षण बल F और प्रतिक्रिया, देखिए सीमांत घर्षण बल क्या है जी, F है, और प्रतिक्रिया अभिक्रिया
अभिलंब प्रतिक्रिया, ये है, ये F है, कौन सा, सीमांत घर्षण, और ये अभिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया कौन है, अभिलंब प्रतिक्रिया कौन है, R। तो इसके बीच में ये कोण बन रहा है ना, ये अभी 90 तो हो नहीं रहा, इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण बनेगा ना। तो इस कोण को हम किस प्रकार से निकालते हैं, इस कोण को निकालने के लिए हम इसको लिखते हैं tan लैम्डा अपॉन tan लैम्डा इज इक्वल टू F अपॉन R। लैम्डा यहाँ पर क्या है, घर्षण कोण, इसके बीच में बनने वाला जो भी कोण होगा उसको हम क्या इस तरह क्या रखेंगे, tan लैम्डा की जगह रखेंगे उस कोण को। जैसे कि यहाँ पे पहले 90 था तो मैं कोई प्रॉब्लम थी 90 में tan 91, बट इसमें अभी कोई ना कोई कोण बनेगा। जब इसमें कोई कोण बनेगा तो उस एंगल से फोर्स भी इंक्रीज होगी, और क्या होगा, अभिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया में भी कुछ डिफरेंट आएगा। तो इसी के लिए इस फॉर्मूले को बनाया गया है, किसको, tan लैम्डा इज इक्वल टू F अपॉन R, और इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं। कोण में है तो लैम्डा लगा दो, tan लैम्डा, इसका आपको वो दिया होगा, कोण दिया होगा, ठीक है, एंगल दिया होगा, कितना एंगल पे बन रहा है, और F या R में से कोई भी एक चीज देगी। तो आप अभिलंब अभिक्रिया भी निकाल सकते हो, फोर्स सीमांत घर्षण भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इम्पल्स। क्या आता है, इम्पल्स, इसमें बता देते इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स कह लीजिए या आवेग कह लीजिए, क्या कह लीजिए, ये क्या होता है, इम्पल्स या आवेग क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तथा उस वस्तु में बल लगाने में लगा समय क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है, ठीक है, या इम्पल्स कहलाता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को लगाने में क्या किया गया, जो हमारा टाइम क्या हुआ, क्या हुआ, उसको स्पेंड हुआ, मतलब कि लगा, ठीक है, स्पेंड मतलब उसमें खर्च हुआ, ठीक है, स्पेंड मतलब खर्च हुआ, ठीक है। जब किसी वस्तु में हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसमें क्या होता है, टाइम उसमें क्या होता है, कंजर्व होता है। तो उस कंजर्व हुए टाइम और मल्टीप्लाई फोर्स के इक्वल क्या होता है, इम्पल्स होता है। मतलब कि हम उस वस्तु पे बल लगाया, बल में कितना समय, वैसा नहीं किसी ट्रक किसी गाड़ी में धक्का दे, तो गाड़ी में जितना धक्का दिया आपने, फोर्स लगाया, और आपका जितना समय व्यतीत हुआ, उस समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। जैसे कि किसी चीज को ढकेलना, जितने ढकेला उतना बल, और जितना समय लगा उसके मल्टीप्लाई कर दो, इम्पल्स आ जाएगा, भैया आपने कितना काम किया, ठीक है। यही है आवेग। इसके बाद हमारा जो भी पॉइंट स्टार्ट होगा वो आएगा ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल, और फिर ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल, ये सारी चीजें टॉपिक्स हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है तो आप लोग कमेंट में आप बता सकते हो। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम इस चीज़ को और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि परमानेंट चीज़ें कभी नहीं रहती है, इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ता है चीज़ में, ओके।